नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी हम जानेंगे उनसे मौजूदा राजनीतिक माहौल की एक घटना पर। घटना इन द सेंस, क्योंकि चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव है, आरएसएस का हमला जिस तरीके से तेज हुआ है और विपक्ष भी हमलावर मुद्रा में दिखाई पड़ता है, वैसे में बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि जिन स्थितियों में इस वक्त नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है उसमें परिवर्तन अवश्य संभावी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो बहुत ही इनफ्लेक्सिबल दिखाई पड़ते हैं, क्या वो बदल पाएंगे? लेकिन लोगों का मानना यह है कि वह प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है, व्यवहारिक राजनीतिज्ञ हैं और यही उनकी काबिलियत है और यही उनकी कामयाबी का कारण भी है। तो लोगों को मानना यह कि शायद वो तो बदल जाए, लेकिन एक दूसरा सवाल इसके साथ ये खड़ा हुआ है कि क्या नरेंद्र मोदी को बिना अमित शाह के देखा जा सकता है, और क्या अमित शाह भी नरेंद्र मोदी की तरीके से बदलना चाहते हैं या बदल सकते हैं या बदलेंगे? क्योंकि दोनों की जोड़ी उसी तरीके से जैसे अटल और आडवाणी की जोड़ी है। तो वैसे में अगर नरेंद्र मोदी बदल जाए और अमित शाह ना बदले तो क्या होगा? और भविष्य अमित शाह की तरफ देखता हुआ नजर आ सकता है अगर उनके अंदर कुछ बदलाव दिखाई पड़ता है, और अगर बदलाव नहीं दिखाई पड़ता है तो उसका क्या असर होगा? बहुत सारे बट परंतु लेकिन है। लेकिन भविष्य की चर्चा, भविष्य भविष्य का विमर्श ही शायद श्रवण जी की एक ऐसी पहचान है जो बहुत दूर से चीजों को पहचान लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बदलती हुई राजनीति दिखाई पड़ रही है उसमें नरेंद्र मोदी की अपनी बदली भूमिका क्या हो सकती है और उसमें अमित शाह की। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको? देखिए आशुतोष जी, इसका एक लाइन में जवाब देना हो तो वो ये हो सकता है कि मोदी जी अमित शाह से कहें कि यार मैं तो बदल के दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, तुम मत बदलना। तो बोले वो इम्प्रेशन ये चला जाएगा मैं बदल रहा हूँ और कुछ बदलेगा नहीं। एक लाइन का जवाब है। पर हम इस पूरे जवाब को थोड़ा सा 15 मिनट चूंकि बातचीत करनी है तो एलोबरेट करते हैं जी, फैलाते हैं। देखिए 4 जून को जब रिजल्ट आए थे और 370 बीजेपी को नहीं मिली और 400 एनडीए को नहीं मिली और 272 भी नहीं मिली, तो दो तरह की रिएक्शन हुई थी। एक तो रिएक्शन ये हुई थी कि मोदी कमजोर हो गए हैं, और दूसरी ये हुई थी कि चलो यार अच्छा हुआ अमित शाह की पॉलिटिक्स अब खत्म हो जाएगी। जनरली पूरे डिस्कशन में ये हुआ था, क्योंकि जो देश है वो मोदी और अमित शाह को एक साथ देखता है। जैसे आपने भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को देखता था, पर ये मामला वैसा नहीं है। ये मामला थोड़ा सा अलग है। वो साथ साथ हैं फिर भी अलग क्यों है, अपन उस पर आते हैं। जब सरकार बनने लगी, इनकी तेलुगु देशम से बात हुई, नीतीश कुमार से बात हुई, तो आप अगर तमाम चैनलों के, यूट्यूब चैनलों के वीडियोस उठा के देखें तो चर्चा ये थी कि अमित शाह को नहीं लिया जाएगा मंत्रिमंडल में और डोभाल भी बाहर रहेंगे। ये एक तरह का, और आर्गुमेंट्स भी थे कि क्यों नहीं लिया जाएगा, एलाइज का प्रेशर रहेगा, एलाइज जो हैं वो अमित शाह का विरोध करेंगे और आरएसएस भी अमित शाह का विरोध करेगी। पर कुछ नहीं हुआ, उनको ले लिया मंत्रिमंडल में। जब पोर्टफोलियो बंटने की बात आई, विभाग बंटने की बात आई, मंत्रालय बंटने की बात आई, तो फिर डिबेट्स अगर आप उठा के देखें तो ये बात चलने लगी कि आप साहब ले तो लिया पर अमित शाह को होम मिनिस्ट्री तो नहीं मिलने वाली है। अमित शाह को होम मिनिस्ट्री भी मिल गई, और अब आपने अभी देखा डोभाल भी आ गए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो मिश्रा जी भी आ गए, सब हो गया। मतलब क्या हुआ, पूरा प्रोडक्ट 2019 का देश को मिला
सिर्फ ब्रांड नेम चेंज हो गया कि भैया अब ये जो प्रोडक्ट है इस पे आप जो ठप्पा लगा रहे हो, जैसे होता है ना कि बाटा वगैरह बड़ी कंपनियों में जूते बनते कहीं हैं पर ठप्पा अलग लगता है जी। तो अब रिजल्ट क्या हुआ जो अब हम बात कर रहे हैं 3 दिन बाद 4 दिन बाद, कि यह सही है कि मोदी दिख रहे हैं कमजोर, दिख रहे हैं, नजर आने लगे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी, अपने एक्सप्रेशन में भी, तमाम तरह से। पर जो नहीं दिख रहा है वो ये हो गया है कि अमित शाह और पावरफुल हो गए और अमित शाह पर मोदी की निर्भरता और बढ़ गई है। आप देखेंगे मोदी जी ने वाराणसी में अजय राय को 1,52,513 वोटों से हराया। आप सोचिए कि मोदी जैसी पर्सनैलिटी, प्रधानमंत्री और अजय राय, उन्होंने मोदी के खिलाफ लड़े और सिर्फ 1,52,513 मतों से हारे। और इसी हार के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा कि मैंने बहना से कहा था कि तू लड़ जा, तो मोदी जी को वो 2-3 लाख वोट से हराती जी। पर गांधीनगर में अमित शाह ने 7,40,000 वोटों से जीत हासिल की। मतलब कंपेयर टू मोदी 1.52 लाख, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह रजिस्टर्ड द विक्ट्री 7.4 लाख वोट से। और पिछली बार 5,60,000 से जीते थे, मतलब लगभग 2 लाख वोटों से ज्यादा। अब मामला क्या है? मामला यह है कि गठबंधन के प्रेशर के चलते, तो गठबंधन की पॉलिटिक्स उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, पर डर ये है कि अमित शाह जो हैं उन्हें लेकर जनता और विपक्ष में जो डर है वो पहले की तरह कायम रह सकता है। मतलब वो उसमें कोई कमी नहीं आ सकती है, आएगी ऐसा। मतलब जो मैंने कहा कि जैसे जैसे मोदी कमजोर दिखेंगे या होते जाएंगे, अमित शाह के प्रति डर बढ़ सकता है। इसके कुछ मापदंड भी हैं जिस पर हम आगे आते हैं, क्योंकि अमित शाह ही मोदी जी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मतलब रणनीतिकार वही हैं। पूरी की पूरी नीतियां और तमाम चीजें, मतलब यहाँ तक कि मोदी जी जब विदेश में रहते हैं या दिल्ली से बाहर रहते हैं तब अमित शाह को ही प्रधानमंत्री के तौर पर माना जाता है कि वही प्रधानमंत्री हैं देश के। अमित शाह को एक जो धक्का लगा, जिसको आप कह सकते हैं कि अमित शाह थोड़े से कमजोर हुए हैं, वो इस बात से हुए हैं, और वो मोदी जी के लिए भी बहुत बड़ा धक्का है। वो ये है कि 48 साल की जेनीबेन ठाकुर ने बनासकाठा में भारतीय जनता पार्टी की रेखाबेन को हरा दिया। ये बहुत बड़ी खबर। मतलब होना ये चाहिए था कि राहुल गांधी जेनीबेन को दिल्ली बुलाकर उसका सम्मान करते, क्योंकि जिस पार्टी को पिछले 2 पारियों से 14 और 19 में 26 में से 26 सीटें मिल रही हो, और इतना जिसको कहना चाहिए शाह मोदी जी का दबदबा हो गुजरात में, वहां एक वाव की विधायिका ने और हरा दिया बीजेपी की उम्मीदवार को। और जब उनका अहमदाबाद में सम्मान हुआ तो ये कहा गया कि विनिंग इवन 1 सीट इन गुजरात was equal to defeating पीएम मोदी, ये कहा गया। और जो कि सही है। मतलब
कांग्रेस अभी निकल ही नहीं पा रही है रायबरेली और अमेठी से, नहीं तो इनको जेनीबेन ठाकुर को बुला के सम्मान करती कि भाई तुमने बहुत बड़ा काम किया। जो मतलब राहुल गांधी ने जो किया रायबरेली से, उससे बड़ा काम मेरा ऐसा मानना है कि जेनीबेन ने किया है। अब जो मूल पॉइंट है आशुतोष जी कि मोदी बदल रहे हैं या बदलेंगे, उसके संकेत हमको कहाँ तलाशना चाहिए? मतलब क्या इस बात में तलाशना चाहिए कि मोदी जी ने अब कपड़े रोज नहीं बदल रहे हैं, 4 बार नहीं बदल रहे हैं, 10 बार नहीं बदल रहे हैं, सुबह के कपड़े ही शाम तक चला रहे हैं? इसमें करना चाहिए कि कुछ और चीजों में तलाशना चाहिए? 12 जून को चंद्रा बाबू का शपथ ग्रहण समारोह था, उसका एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल सौंदर्यराजन तमिलसाई को अमित शाह कुछ उंगलियों के इशारे से बोलते नजर आते हैं। और वो जो मुद्राएं हैं अमित शाह की उंगलियों की और पंजे की, क्योंकि वो ऑडिबल तो था नहीं जो कह रहे थे, उससे जो जेस्चर्स के जरिए ये अनुमान लगाया गया कि वो तमिलसाई को कुछ डांट रहे हैं या रेप्रिमांड कर रहे हैं या कुछ उलाहना दे रहे हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि तमिलनाडु में सफाया हो गया बीजेपी का, और पीएम ने कहा था कि हम तमिलनाडु में भी जीत रहे हैं, और तमिलनाडु में तमिलसाई और स्टेट बीजेपी के चीफ जो हैं, जो मोदी जी के खास हैं, अमित शाह के खास हैं, अन्नामलाई, उनके बीच में काफी तनावपूर्ण स्थितियां हैं। और हार के बाद तमिलसाई ने कुछ टिप्पणियां की थी, और एक टिप्पणी ये भी की थी कि अगर एआईडीएमके के साथ समझौता होता तो बीजेपी को कुछ सीटें मिल जाती, और ये एआईडीएमके से समझौता नहीं होने देने में इनका योगदान रहा अन्नामलाई का। अब जब वीडियो बाहर आया, हल्ला मच गया, तो कल तमिलसाई ने सफाई दी कि भाई ये तो वो मुझे बुलाकर समझा रहे थे कि अब हमको और ज्यादा जोर लगाना है, काम करना है ठीक से, पर डीएमके ने और कांग्रेस ने वहां तमिलनाडु में बड़ा इशू बना लिया है तमिलसाई को लेकर, और यह कहा है कि नाडर संप्रदाय की एक महिला के साथ थ्रेटनिंग लैंग्वेज में जेस्चर्स के नाते तरीके से प्रदर्शन किया गया। यह मैं आपको पहली घटना बता रहा हूं जो इलेक्शन के बाद की अमित शाह के को लेकर जो बातें हैं, उसको लेकर हम जो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहले चरण का जो मतदान हुआ और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को, उसके बाद अमित शाह जी ने सार्वजनिक तौर से यह कहा था कि जिन एमएलए के इलाकों में कम मतदान हुआ है, हम उनको अगली बार टिकट नहीं देंगे, और जिन मंत्रियों के यहाँ कम मतदान हुआ है, उनकी जगह हम उन एमएलए को मंत्री बना देंगे जिनके यहाँ ज्यादा मतदान हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ा सिग्निफिकेंट कम मतदान हुआ था। और अमित शाह जी ने ग्वालियर में पार्टी के वर्कर्स को कहा था, आप तो दूसरी पार्टियों के लोगों को लेके आइए, जितने लोगों को ला सकते हैं। उनका इशारा कांग्रेस, जिसको लेकर आरएसएस अब काफी नाराज। मैं अब जिस बात पर आ रहा हूं कि आने वाले दिनों में हमको क्या देखना है। पार्लियामेंट में आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधानों में संशोधन हुए थे, अगर आपको याद हो तो। 147 एमपीस को बाहर कर दिया गया था, पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया गया था, और ये सब अमेंडमेंट्स पारित करवाए गए थे। ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये काफी जिसको कहना चाहिए कि नागरिक हितों के पर प्रहार करने वाले हैं बुरी तरह। नागरिकों के बोलने पर, नागरिकों की गिरफ्तारी पर, कोई पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेगा और आपकी 90 दिन तक जमानत नहीं होगी, लोगों की असेंबली पर, तमाम चीजों पर प्रहार
होने वाले हैं, ये 1 जुलाई से लागू होंगे देश में। और अमित शाह जी ने इसके बारे में पहले संकेत भी दिया था कि ये अब आने वाले हैं इफेक्ट में। हमको ये देखना है या देश को ये देखना है मोदी के कमजोर होने के संकेत हमको इस चीज में ढूंढना पड़ेंगे कि ये जो सीआरपीसी में और आईपीसी में जो चेंजेस हुए हैं, अमेंडेड जो आ रही हैं दोनों की दोनों चीजें, दंड विधान की धाराएं, इनका ये सरकार किस तरह से उपयोग नागरिकों और विपक्ष के खिलाफ करने वाली है। और अगर करती है विपक्ष को दबाने और नागरिक अधिकारों पर हनन के लिए, और मोदी जी चुप रहते हैं और जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी भी चुप रहते हैं या बोलते हैं, तो हमको इस बात से पता चलेगा कि मोदी जी बदले हैं कि नहीं, या बदल रहे हैं कि नहीं, या देश में कुछ नया परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, कि यह बुलडोजर का जो राज है वो अभी भी कायम है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसे आज जावरा में एक घटना हुई और अभी चल रहा है जावरा की घटना में, मतलब जिस तरह से बुलडोजरों का इस्तेमाल हो रहा है वो आपको बताता है कि बुलडोजर का जो युग है अभी चालू है। दूसरा जो संकेत मिलेगा मोदी जी के बदलने का या अमित शाह जी की भूमिका का, वो इस बात से मिलेगा कि स्पीकर कौन बनता है लोकसभा का। क्या हमारे माननीय ओम बिरला जी जैसे सभी लोग, मैंने कहा ना कि प्रोडक्ट वही है, क्या ओम बिरला जी पुनः स्थापित हो सकते हैं? पूरे 5 साल डिप्टी स्पीकर का पद मोदी जी ने विपक्ष को नहीं दिया। मतलब देश के संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना है कि 5 साल मोदी जी ने डिप्टी स्पीकर नहीं बनने दिया। अब इस समय क्या ये जो पार्लियामेंट है नई बिना डिप्टी स्पीकर के बन जाएगी, चलेगी, और चलने देगा विपक्ष? और आखिरी बात ये कि बीजेपी में नया अध्यक्ष कौन बनता है? तो जो मैंने जो कुछ चीजें बताई है आपको, उसका जो पहले भी कहा था मैं रिपीट कर रहा हूं कि मोदी जी का जो बदलना है वो मोदी जी तो बदल भी सकते हैं, उनको सत्ता में रहना है और सब कुछ करना है। मूल मुद्दा ये है कि जो व्यक्ति देश को चला रहा है, जिसके प्रति इतना डर है विपक्ष में और जनता में, वो व्यक्ति बदलेगा कि नहीं बदलेगा, या बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, और आने वाले दिनों में जो चीजें देश के सामने आने वाली है उसमें उनके बदलने के कोई संकेत नजर आएंगे कि नहीं। और अगर नहीं आते हैं अमित शाह में और मंत्रिमंडल के दूसरे लोगों में काम करने के, या अजीत डोभाल में चीजों को काम करने के, जो अजीत डोभाल खुलेआम कह चुके हैं कि सिविल सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब वो एक आदमी खुलेआम, मतलब पब्लिकली उन्होंने हैदराबाद में कहा कि सिविल सोसाइटी पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर ये तमाम चीजें जो इनको कहते हैं कि जो आपातकाल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कायम रहते हैं, तो हमको ये मानना चाहिए कि कुछ बदला नहीं है। मतलब मोदी जी के बदल जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी चाहे जितना बदल जाएं, ये उनकी जो असली ताकत है वो वही है। और वो जैसा मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि यार देखो, मैं तो बदल जाऊंगा, दिखा दूंगा बदल के, लोगों को लगने लगेगा कि मोदी जी बदल गए हैं, और आशुतोष और गर्ग साहब भी बहस में कहेंगे कि देखो यार मोदी जी बदल गए, पर तुम लोगों को अंदर से बदलना नहीं है बिल्कुल भी, देखना। ये भी हो सकता है। तो बस आज की चर्चा में इतना। थैंक यू सर।